ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब निज परिवार मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और कर्म के उदय में कैसी कैसी दशाएं होती हैं ये अपन यहाँ पर देख रहे हैं। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, माने कर्म बंधन का जो रोग है इसमें किस प्रकार की दशाएं हमारी होती हैं ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो टोडरमल जी यहाँ पे हर एक कर्म के उदय में होने वाली अवस्थाएं दिखाए। सबसे पहला नाम है ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी का जब उदय होता है, ज्ञानावरणी बंधा है और उसका उदय आता है, तो उस समय जीव की कैसी कैसी दशा होती है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मोदय जन्य अवस्था, इनमें सबसे पहले मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। ज्ञान में सबसे पहला नाम मति ज्ञान का ही, और सबसे पहले मति ज्ञान ही होता है। ज्ञान का जो क्रम चलता है उस क्रम में सबसे पहले मति ज्ञान ही होता है, उसके बाद ही श्रुत ज्ञान, अभिज्ञान आदि की संभावना बनती है। तो कल अपनी चर्चा हुई थी, टोडरमल जी ने तरह तरह के उदाहरण देकर के अपने को बताया था कि ये जो मति ज्ञान है ये ज्ञान हर तरह से पराधीन है, हर तरह से। माने ना सिर्फ इंद्रियों के अधीन बल्कि मन के भी अधीन है, और ना सिर्फ इंद्रिय और मन के अधीन बल्कि ये तो अन्य द्रव्यों के भी अधीन है। अन्य द्रव्यों के अधीन, बाहरी वातावरण के अधीन, हर तरह से पराधीन। इसमें स्वाधीनता नहीं है। अपन जब चाहे मति ज्ञान का प्रयोग करके किसी वस्तु को जान ले, ऐसा संभव नहीं है। घुप अंधेरा हो गया एकदम से और अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब कोशिश कर लो देखने की, नहीं दिखता। ऐसी मति ज्ञान की पराधीनता है। आंख में कुछ धूल चली गई, कंकड़ चला गया, बस वो खुल ही नहीं रही आंख, तो देखने का काम नहीं हो पाया। तो ये पूरी पराधीनता है। यहाँ तक कल अपनी बात हुई थी कि इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव निमित्त निमित्तिक पना जानना, मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पान आदि से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना भी होता है। तरह तरह की प्रवृत्ति इसकी दिखती है। कभी तो कैसा जानना होता है, कभी कैसा, कभी बढ़ करके भी जानना होता है, जैसे अपन ने देखा था दूरबीन, चश्मा वगैरह, उससे बढ़ करके भी जानना होता है। जैसा सामान्य तौर पर नहीं जान पाता उससे ज्यादा उन साधनों के मिलने पर विशेष जान। तो वहां ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम विशेष, है ना। सामान्य क्षयोपशम जब था उससे अधिक उस समय का क्षयोपशम है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार ये ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जान। कल यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, इसकी चर्चा भी हो गई थी। इसके आगे का विषय अपने को पढ़ना है, देखते हैं अपन। ढूंढारी से देखते हैं। बहुरी। बहुरी, इस ज्ञान करी जो जानना हो है, सो अस्पष्ट जानना है। दूरी से कैसा ही जाने, समीप कैसा ही जाने।
तत्काल कैसा ही जाने, जानते बहुत बार हो ही जाए, तब कैसा ही जाने। काहू को संशय लिए जाने, काहू को अन्यथा जाने, काहू को किंचित जाने, इत्यादि रूप करे निर्मल जानना होई सके नहीं। ऐसे ये मति ज्ञान पराधीनता लिए इंद्रिय मन द्वार करी प्रवर्ते है। ताही इंद्रिय नहीं करी तो जितने क्षेत्र का विषय हुई, तितने क्षेत्र विषय जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हुई, तिन ही को जाने। तिनी विषय भी जुदे जुदे इंद्रिय नहीं करी, जुदे जुदे काल विषय कोई स्कंद के स्पर्श आदि का जानना हो है। बहुरी मन करी अपने जानने योग्य किंचन मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती व समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य व पर्याय तिनको अत्यंत अस्पष्ट जाने है। सो भी इंद्रियनी करी जाका ज्ञान भया होई व अनुमानादिक जाका किया होई, तिस ही को जान ही सके है। बहुरी कदाचित अपनी कल्पना ही करी असत को जाने हैं। जैसे सुपने विषय व जागते भी जे कदाचित कहीं न पाइए, ऐसे आकारादिक चिंतवे व जैसे नाही तैसे माने। ऐसे मन करी जानना हो है। सो ये इंद्रिय व मन द्वार करी जो ज्ञान है, ताका नाम मति ज्ञान है। तहा पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एकेंद्रिय निके स्पर्श ही का ज्ञान है। लट शंख आदि बेंद्री जीवनी के स्पर्श रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि त्रिंद्रिय जीवन के स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर मक्षिका पतंग आदि चौंद्री जीवन के स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मच्छ गऊ कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य देव नारकी ए पंचेंद्रिय हैं, तिनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनी का ज्ञान। बहुरी तिर्यंचनी विषय केई संगी है, केई असंगी है। तहा संगीनी के मन जनित ज्ञान है, असंगीनी के नहीं। बहुरी मनुष्य देव नारकी संगी ही हैं, तिन सवनी के मन जनित ज्ञान पाइये है। ऐसे मति ज्ञान की प्रवृत्ति जाने। ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं, आगे शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति आगे देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। अभी तक अपन ने देखी थी पराधीनता, तो वो तो एक पॉइंट था इसका। ये मति ज्ञान जो है ये कितना पराधीन है, ये तो एक पॉइंट था। अब पराधीन होने के अलावा इसमें अस्पष्टता भी बहुत है। स्पष्टता नहीं है, नाम ही उसका परोक्ष है। तो परोक्ष क्यों कहा, कि प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए परोक्ष। और प्रत्यक्ष का मतलब विशदता, निर्मलता, स्पष्टता, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और जिसमें स्पष्टता नहीं हो उसे परोक्ष कहा जाता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। बहुरी इस ज्ञान करी जो ज्ञान हो है, तो अस्पष्ट जानना। इस ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी जानना होता है वो सारा अस्पष्ट जानना होता है, उसमें स्पष्टता नहीं होती। दूर से कैसा ही जाने, समीप से कैसा ही जाने, होता है ना ये। दूर से तो पता नहीं क्या नजर आता है, और पास में जाते ही तो कुछ अलग नजर आता। कोई आवाज दूर से सुनो तो कुछ अलग ही सुनाई देती, और पास में से बिल्कुल अलग। कई बार होती है ना ऐसे कुछ, संगीत वगैरह में भी ऐसे प्रयोग होते हैं, तो उनके आगे पहले ही मतलब वो लिख देते हैं उस फाइल पर ही, क्या कि इसको ईयरफोन लगा करके सुनिएगा। ईयरफोन बिल्कुल यहाँ पे आवाज करता है, तो यहाँ पे अपने को बारीकियां उसकी मालूम पड़ती है। अगर उसको स्पीकर में चलाओ तो सुनाई नहीं देगा ढंग से, मतलब वो चीज पकड़ में नहीं आई। तो दूर से कैसा ही सुनाई दे रहा है, पास से कैसा ही सुनाई दे रहा है, दूर से कैसा ही दिखाई दे रहा है, पास से कैसा ही दिखाई दे रहा है ना। दो तीन उदाहरण अपने को इस तरह से समझना चाहिए। कोई मिठाई आपने जल्दी जल्दी खाई,
तो वैसा स्वाद नहीं आया। और बिल्कुल आपने आराम से खाई रस लेकर के, तो स्वाद विशेष। काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च को ऐसे ही फंकी लगा लो तो कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन उसको जितना पीसते जाओगे, दांतों से जितना चबाते जाओ, उसकी तेजाई बढ़ती है। अब बोलो, तेजाई तो काली मिर्च में जैसी की तैसी है। समझ में ही बात। लेकिन ये फर्क पड़ा ना। ऐसे ही जैसे कोई वस्तु दूर है तो उसकी गंध अपने को जरूरी नहीं कि वैसी आवे जैसी पास से आए। अरे कई फूल इस प्रकार के होते हैं, उनको दूर से सूंघोगे, मतलब दूर से तो बहुत महक आएगी, और एकदम नाक के पास लगा लोगे उसके बीच का हिस्सा, तो वो बदबू सी आने लगेगी। और एरोप्लेन उड़ रहा है, वो हाँ। कितना सा दिखता, हाँ, दूर से कैसा दिख रहा है वो, हवाई जहाज। पास आया थोड़ा तो, जब 100 मीटर पे आया, फिर 50 मीटर, फिर बिल्कुल सामने आ गया तो। ये जो संशय होता है, ये ठूंठ है कि मनुष्य? बोलो ये क्या हुआ है? दूर से देखने में तो ऐसा दिख रहा था कि कोई ठूंठ होगा शायद, और पास में गए तो वो तो आदमी खड़ा हुआ था वहां, या दूर से आदमी जैसा लग रहा था, पास में। ये मति ज्ञान में ऐसी पराधीनता के अलावा ये अस्पष्टता भी बहुत। स्पष्ट जानना नहीं होता, जो कुछ भी जानना मति ज्ञान के द्वारा होता है उसमें अस्पष्टता बहुत है। दूर से कैसा ही जाने, समीप से कैसा ही जाने, हैं? तत्काल कैसा ही जाने, जानते बहुत बार हो ही जाए, तब कैसा ही जाने। तत्काल माने हाथों हाथ जाना, तब तो कुछ विशेष ऐसा जानने में आता है। और थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद निकल जाए तो कुछ और। जैसे रूबरू आप किसी से बात करते हैं ना, अरे और की क्या बात करें, अभी अपन सब एक दूसरे को रूबरू देख रहे हैं, ये चर्चा अपनी चल रही है, ठीक है ना। तो अभी तत्काल तो कैसा जानने में आता है। अब इसी के बारे में स्वाध्याय समाप्त होने के बाद विचार करोगे तो वैसा जानना नहीं होगा जैसा अभी, कुछ विशेष होगा या कुछ कम होगा। तो वो शायद ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ, कि कुछ शायद ऐसा बोला था, नहीं ऐसा नहीं बोला था, वैसा बोला था। बोलो क्या होता है। अगले दिन विचार करोगे तो वो बात ही गए। अभी तत्काल तो ये विषय समझ में भी आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उस समय, जैसे कर्णन योग में बहुत होता है, कर्णन योग और न्याय, जिस समय पढ़ रहे हैं और समझाने वाला समझा रहा है तो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गई वो बात। जब उसने समझाया तब तो बहुत अच्छे से आ गई। 2-3 दिन बाद कैसा बताया था, क्या था, भूल जाते, होता है ना। ये मति ज्ञान में ऐसी अस्पष्टता, ऐसी कमजोरी पड़ी हुई। समझ में आ रही है बात। अनित्य पंचाशत में क्या क्या पढ़ा था, याद? उदाहरण कैसा था, क्या घटित करा था, किस पर क्या घटित किया था? भूधर शतक में क्या पढ़ा था? स्मृति धीरे धीरे उसकी कमजोर, तो स्मृति ये मति ज्ञान का ही भेद है। आया समझ में? ऐसा। तो तत्काल कैसा ही जाने, और बाद में कुछ काल बाद जाने तब कुछ और ढंग से जाने। जानते बहुत बार हो ही जाए, बहुत बार यानी बहुत देर हो जाए, बहुत काल बीत जाए, तब कैसा ही जाने। अरे किसी व्यक्ति के संबंध में भी ऐसा ही होता है कि पहले जब हम उसको जानते थे तब तो अलग ही दिखता था, या अलग ही हमारे एक छवि थी दिमाग में, और बाद में बरसों बाद किसी ने अगर उसका नाम लिया तो अपने दिमाग में आया कि हाँ शायद ऐसा था, कुछ मोटा सा था, या नहीं नहीं मोटा नहीं था, पतला था, या कैसा भी। आया समझ में? ऐसा है। बहुत बार हो जाए तब कैसा ही जाने। काहू को संशय लिए जाने, काहू को अन्यथा जाने, ये विपर्य आ गया, है ना। काहू को किंचित जाने, यहाँ तीनों बातें आ गई। हालांकि अनंत व्यवसाय में तो ज्ञान का प्रयास ही नहीं होता, तो इनने का किंचित जाने, थोड़ा सा जान के छोड़ दिया। समझ में ही बात। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें उपयोग तो एक तरफ रहता है, ये बात तो सही, लेकिन बाकी चीजों का भी जैसे हल्का फुल्का थोड़ा सा अवग्रह होकर के रह गया, ना अवाय होकर के रह गया, है, आया समझ में, यह होकर के रह गया, ऐसा हो जाता है। आप बाजार में गए, ठीक है, यहाँ से आप आपके घर से बाजार में, अब ये बताओ, बाजार में जब जा रहे थे तो रास्ते में जितनी भी दुकानें आई या जितने भी व्यक्ति मिले उन सबको जाना था या नहीं जाना? हम्म? लेकिन बता सकते हो किस किस को देखा था? ये जाना था लेकिन ध्यान नहीं दिया उस पर।
क्या बोलते हैं अपन, ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया का क्या मतलब, कि भाई वो उपयोग उधर ज्यादा देर रहा नहीं, किसी का तो अवग्रह होकर ही रह गया, किसी का अवाय होकर के, इहा होकर के रह गया, किसी का अवाय होकर के रह गया, किसी की धारणा बनी तो वो याद, जिसकी धारणा नहीं बनती वो याद भी नहीं रहता। आया समझ में? नहीं, हल्का सा जाना, तो हल्का और भारी को तो कुछ भी नहीं उसमें। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान की प्रक्रिया वहां पे उतनी ही चली। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये जो चार भेद अपन देखते हैं मति ज्ञान के, तो इसमें वो बहुत सी चीजें तो ऐसी होती हैं। देखो, जो हमें याद रहता है ना, उसके अलावा बाकी जो इर्द गिर्द थे वो सब अवग्रह जैसा, मतलब अवग्रह होकर के रह गया, या ज्यादा से ज्यादा इहा होकर के रह गया। समझ में ही बात? तो अभी जैसे मान लो, आप लोग मुझे देख, ठीक है, देख तो इसको भी रहे हो, पीछे जो चित्र है और पीछे जो लिखा है इसको भी देख, लेकिन उपयोग कहाँ? मैं बोल रहा हूं तो मेरा क्या बोलने का है या कुछ भी है, उस पर उपयोग जा रहा है। समझ में ही बात? तो कहने का अर्थ यह है कि मति ज्ञान में ऐसा होता है, किसी को किंचित जान, थोड़ा जान करके छोड़ दी। इसको ऐसा समझो जैसे फोटो खींचते हैं ना आजकल, तो मोबाइल में तरह तरह के उसमें कैमरे में फिल्टर भी आ गए। क्या? फोकस, वो फोकस उस पर ही करेगा, सिर्फ वो गोला जैसा बना देगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। तो यूं समझना, ये उपयोग का काम भी ऐसा है, मति ज्ञान का काम भी ऐसा है। जो चीज जिसकी धारणा बनी, बाकी सब के बाकी सब वो ब्लर हो गए भी। जाना तो था, कैमरे में आई तो थी वो सारी चीजें, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा क्या है क्या। फोकस जिस पर था वो चीज हाईलाइट हो गई। ऐसा ऐसा देखो, अ, अन्य, है ना, किसी को संशय लिए जाने, काहू को अन्यथा जाने, काहू को किंचित जाने, इत्यादि रूप करी निर्मल जानना होए सके नहीं। निर्मल जानना नहीं हो पाता। और प्रत्यक्ष की जो विशेषता है, प्रत्यक्ष का विशेषण ही है, वो निर्मलता, वो विशदता, उसका नाम प्रत्यक्ष बना है। जो सामान्य रूप से ये इंद्रिय ज्ञान या ये मति ज्ञान आदि में नहीं पाई जाती, ऐसी विशदता का नाम, ऐसी निर्मलता का नाम प्रत्यक्ष बना है। तत्र विशदम प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र है परीक्षा मुख में। परीक्षा मुख में ऐसा सूत्र आता है, विशदम प्रत्यक्षम। फिर उसके बाद विशदता की परिभाषा दी, क्योंकि विशद किसको कहना? बहुत से लोग विशद का अर्थ तो बड़ा समझते हैं। विशद माने बड़ा नहीं होता। विशद का अर्थ होता है निर्मल, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। है समझ? तो ऐसा यहाँ समझना, अ, किसी को अन्यथा जाने, ऐसा निर्मल जानना हो ही सके नहीं। ऐसे ये मति ज्ञान पराधीनता लिए इंद्रिय मन द्वार करी प्रवर्ते है। ये जो मति ज्ञान है, इंद्रिय और मन के द्वार से प्रवर्तित होता है। ताही इंद्रिय नहीं करी तो जितने क्षेत्र का विषय हुई, तितने क्षेत्र विषय जे वर्तमान। देखना, किन किन को जाना है, पहले तो यूं समझ लो, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तित है ना। अब इंद्रिय और मन की पूरी डिटेल कर रहे हैं कैसे प्रवर्तित है। वहां इंद्रियों के द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हुई, तितने क्षेत्र विषय क्या मतलब? अरे इंद्रियों की जितने क्षेत्र की सामर्थ्य है उतनी। ठीक है? जैसे अपने स्पर्श की सामर्थ्य कितनी है? थोड़ा बहुत है, एकदम टच नहीं करे तो भी हल्का फुल्का तो अपन गर्मी सर्दी उसका मालूम पड़ता है, हल्का फुल्का, बिल्कुल नजदीक से। और छू ले हुए तो स्पष्ट पता चलता है। स्पष्ट का मतलब वो प्रत्यक्ष वाला स्पष्ट नहीं, लेकिन छूने पर तो यूं मालूम चलता ही है। इसको बोलते हैं, मतलब न्याय की भाषा में तो सन्निकर्ष बोलते हैं। सन्निकर्ष अपने यहाँ पे प्रमाण नहीं। ठीक है ना? सन्निकर्ष माने इंद्रिय और पदार्थ का एक मिल जाना, संपर्क, पदार्थ और इंद्रियों का संपर्क। तो आंख को छोड़ के बाकी की चार इंद्रियों में तो सन्निकर्ष बनता है। जैसे किसी भी चीज को हम छू करके ही जानते, है ना, छू कर ही जानते। कोई कोई चीज जैसे गर्मी और सर्दी में जरूर ऐसा है कि हल्का सा दूर भी हो तो भी, जैसे कोई बर्तन है, वो बर्तन गर्म है अगर, तो उसके पास भी जाओगे, नजदीक भी जाओगे तो
वो गर्माहट मालूम पड़ जाएगी। आग को छुए बिना भी वो आग का जो ताप है वो दूर से भी पता चलता है। तो ये भी स्पर्श की अपना अपना क्षेत्र है उतनी दूर का, है ना। अधिकतम सीमा कितनी है स्पर्शन? 9 योजन। 9 योजन दूर तक का स्पर्श कर सकता है जीव। वो लेकिन हर कोई जीव नहीं, वो चक्रवर्ती की सामर्थ्य है। वो भी भरत जी की सामर्थ्य थी, बाकी की भी पता नहीं कि बाकी के में थी या नहीं। 9 योजन दूर का स्पर्श करके जान ले कि 9 योजन दूर वो वस्तु, वो चिकनी है, रूखी है, कड़क है, नरम है, हल्की है, भारी है, ठंडी है, गर्म है, ये जान लो 9 योजन दूर। आश्चर्य होता एक फिल्म में है। वो दूर से ही वो आइसक्रीम वहां से वो लेता है, दूर से ही खा लेता हूँ। वो तो जीवान चलाता है ना, वो जीवान लंबी हो जाती है गिरगिट की तरह। पता ही नहीं चलता उसको कौन ने वो तो गिरगिट की तरह जाता है। हाँ, लेकिन पता नहीं चलता उसका कौन खा वो तो तेजी बहुत थी उसमें। तो यहाँ तो यूं है कि जैसे छुई मुई, छुई मुई जानते हैं? छुई मुई एक छोटा सा पौधा होता है घास जैसा, लाजवंती। लाजवंती भी नाम है उसका। और क्या पता, इंग्लिश में तो पता नहीं जाने क्या बोलते हैं उसको, पहले तो पढ़ा था उसके बारे में। खैर जो भी है ना। तो छुई मुई होता है, उसको आप यूं ऐसा अगर हाथ लगा लो, हाथ लगाना दूर की बात, ये इतनी दूर भी रखे, पास में भी गए तो वो पत्ते एकदम मुरझा जाते। छोटे छोटे से पत्ते रहते हैं बिल्कुल जरा से। वो टच मी नोट तो नाम बना दिया, ये कोई असली नाम तो है नहीं उसका। है समझ में, टच मी नोट तो लोग कहने लग गए होंगे कि भैया मुझे मत छुओ या कुछ इस तरह से। छुई में ही बोला जाता है हिंदी में तो। लाजवंती नाम है उसका। वो मतलब उसके पास भी गए तो पास में उंगली गई आपकी और वो उसके पत्ते ऐसे मुरझाए जाए और यूं थोड़ी देर बाद खिल जाए। अब बताओ, जबकि छुआ भी नहीं था अपन ने उसको, तो उसके स्पर्श की भी है योग्यता। अब जबकि एकेंद्रीय वनस्पति का एक, लेकिन उसको भी दूर का स्पर्श भी हो सकता है। समझ में आई बात? ऐसा। तो ये स्पर्शन का दिखता है काम अपने। एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी तो वाक्य पूरा नहीं हुआ अपना। क्या कहा? जितने क्षेत्र का विषय हो तितने क्षेत्र विषय। ऐसे ही रसना, जीवान। तो जीवान कितनी दूर का चख सकती है? जीवान पे रखोगे तो ही चखेगी? नहीं, सामर्थ्य है इसकी भी, इसकी सामर्थ्य भी 9 योजन की। तो सोचो, 9 योजन दूर रखी हुई वस्तु को यहीं बैठे बैठे चख ले हैं। लेकिन मजा आ गया वहां पे तो। हलवाई की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से सारी मिठाइयां चख रहा है। ये तो उदाहरण है, ध्यान रखना। हलवाइयों के जाने की जरूरत नहीं है, यूं भी जरूरत नहीं है। बाहर का बना अपन खाते नहीं, ना खाना ना खिलाना। ठीक है, बाहर बनी हुई वस्तु का, वो तो एक उदाहरण देने के लिए मैंने नाम लिया। जाने की जरूरत नहीं। रत्नकरण श्रावकाचार में ऐसा आएगा क्या? एक हलवाई 100 कसाई, इतना लिखा हुआ है। रत्नकरण जी में सदाशिव जी ने लिखा है ना। है तो वो बोलते हैं। हाँ। हमारे एक स्वाध्यायी थे, वो खानदानी हलवाई थे वो। और वो स्वाध्याय में बैठते और वो खुद को लिए कहते वास्तव कि देखो हमारे लिए क्या लिखा है। मतलब वो नहीं करते थे काम, उनके खानदान में होता था, उनके परिवार में हुआ करता था। गुजर गए अब तो उसमें इतना इतनी हिंसा का काम उसके अंदर बताया। खैर, ये तो एक उदाहरण वाली बात हो गई। अब सोचो, 9 योजन दूर का भी ये चख सकता है। 9 योजन दूर का, ऐसा ये बड़ा आश्चर्य की बात है। गंध में, ये गंध का भी वही है 9 योजन। याद करना कठिन नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन तीनों की उत्कृष्ट सीमा 9 योजन, है ना। इतनी दूर का भी वो अ, सूंघ लेता, सूंघ सकता है। तो गंध का तो चलता है मालूम, है ना। अभी यहीं पे बैठे बैठे अपने को किसी को बहुत दूर की भी बदबू आ जाती और कोई कहता कहाँ आ रही है बदबू, कहाँ आ रही, किसी को मालूम नहीं चलता। तो जिसका जैसा ज्ञान हो, जिसके ज्ञान का जितना क्षेत्र हो उतने क्षेत्र का 9 योजन बहुत होता है ना। और 9 योजन कौन सा? अलौकिक योजन वाला नहीं लगेगा यहाँ लौकिक योजन लगेगा, है ना। लौकिक योजन में एक योजन लगभग लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होता है। लगभग लगभग 13 के आसपास बनता है ना।
अब 13 को 9 से गुणा कर लो। तो इतनी दूर का है, कितना हो गया? लगभग लगभग 117 किलोमीटर, लगभग लगभग 115 मान लो राउंड फिगर। 115 किलोमीटर दूर का यहाँ बैठे बैठे चख सकता है, सूंघ सकता है, स्पर्श कर सकता है। 115 किलोमीटर के लगभग। अरे भरत चक्रवर्ती को था, ये हर किसी को नहीं होता, उत्कृष्ट सीमा है। सब ज्ञान की पर्याय है। हाँ, तो ये तो उत्कृष्ट सीमा है मति ज्ञान की, उत्कृष्ट। इसके निमित्त से वो ज्ञान ही तो प्रवर्तन, हाँ, उसका ज्ञान का क्यों था। जानने की ताकत तो खुद की है ना, ये तो शुरू में लिखा था टोडर मल जी। और ये तो कुछ नहीं, फिर वहाँ बात आएगी केवल ज्ञान की, जो तीन लोग। नहीं तो वो मति ज्ञान की बात नहीं है ना, हाँ, ये तो ये मति ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा केवल है। ज्ञान की बात है। अरे ज्ञान की है सारी हाँ, बात, ज्ञान की पर्याय है मति का। कलाकारी तो सारी ज्ञान की है। चक्षु से, चक्षु का तो अपन भी दूर का देख सकते हैं, काफी दूर दूर का भी दिख जाता है। बोलो, दूरबीन से भी देख लेते हैं। चक्षु का आता है लगभग, कितना था वो, 47,263 ऐसा कुछ है ना, संख्या मुझे बराबर ध्यान नहीं आ रही है। यही होगी शायद, 47,263 ही है क्या? 47,263 और फिर 7/20 ऐसा कुछ है ना। इतना इतना क्षेत्र, इतनी इतने योजन दूर, इतने योजन दूर का भी जान लेता। दर्शन करते थे ना। हाँ, वो जो चक्रवर्ती भरत जी सूर्य के विमान में स्थित जिन प्रतिमाएं, उनके दर्शन करते हैं, वो भी हमेशा नहीं कर पाते। वो एक विशेष दिन, विशेष एंगल पर इस तरह की वो व्यवस्था बनती है, उस समय वो दर्शन हो पाते हैं। विशेष दिन कब आता है? दर्शन। मकर संक्रांति पे नहीं आता, कर्क संक्रांति पे आता है, ध्यान रखना। ये लोगों ने बहुत बहुत बेवकूफियां की है मकर संक्रांति के नाम पे। उनको तो कुल मिला के पतंग उड़ानी है किसी भी बहाने। अरे तो बेवकूफी करता, अरे इस दिन दर्शन कर, अरे कर ही नहीं सकते भैया, उस दिन सबसे दूर होता है, सबसे पास होता है कर्क संक्रांति के दिन, जो लगभग लगभग 14 जुलाई के आसपास पड़ता है। जैसे 14 जनवरी को पड़ता है ना, वैसे वो 14 जुलाई, 6 महीने बाद। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो वो कर्क संक्रांति की बात है, वो मकर संक्रांति की बात नहीं। और उसमें दम क्या है, उसने दर्शन किए, हम भी तो रोज जाके दर्शन कर रहे हैं। उसने वहां की प्रतिमाओं के कर लिया, हमने हमारे यहाँ के जिनालय की प्रतिमाओं के कर लिया। कुछ अंतर है क्या? जो सूर्य की प्रतिमाओं के दर्शन में यहाँ की प्रतिमाओं के दर्शन से विशेष फल मानता है, समझ लेना, स्पष्ट गृहीत मिथ्या दृष्टि। विशेष फल तो नहीं, परंतु वो अप्रतिम चैतन्य के तो दर्शन। उससे क्या हो गया? कृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतिमाओं के दर्शन में कोई अंतर है क्या? जो अंतर माने ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ये समझ लेना। यहाँ के भगवान और वहां के भगवान, यही तो चक्कर पड़ा, और क्या है? आप कृत्रिम अकृत्रिम की बोलोगे, लोग यहाँ के आदिनाथ जी और चांदखेड़ी के आदिनाथ जी में अंतर करने लग जाए। महावीर जी के महावीर स्वामी और यहाँ के महावीर स्वामी में अंतर करने लग जाए। कि भूत कौन भगाएगा? कि वो तो पदमपुरा वाले पद्म प्रभु जी भगाएंगे, यहाँ वाले नहीं भगाएंगे। बेटे बेटी यहाँ वाले महावीर स्वामी नहीं देंगे, वहां वाले देंगे। अरे लोगों ने इतनी मूर्खता चलाई है, इतनी मूर्खता। प्रतिमाओं में अंतर करे, ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में ही बात? प्रतिमाओं का मतलब वीतरागी प्रतिमाओं, हर कोई इसी प्रतिमाओं में नहीं। नहीं तो कोई सोचे कि फिर तो ये प्रतिमा और ये प्रतिमा एक जैसी होगी, रागी की और वीतरागी की, नहीं। उसमें अंतर है। हम तो वीतरागी प्रतिमा की बात कर रहे हैं। वीतरागी प्रतिमा चाहे कृत्रिम चैत्यालय की हो, चाहे अकृत्रिम चैत्यालय की हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे वहां की हो, कहीं की भी हो, अरे विदेश क्षेत्र की हो, चाहे भरत क्षेत्र की हो, मेरे यहाँ की हो, चाहे आपके यहाँ की हो, समझ में ही बात? वीतराग भाव वाही जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, बस, है ना। वो पूज्यपना उसमें शामिल है। और वैसे भी हम वीतरागता सर्वज्ञता को पूजते हैं, हम इसको नहीं पूछते हैं कि ये कहाँ की प्रतिमा है या किसकी प्रतिमा है। समझ में आती है बात? तो देखो, वो तो उसकी बात चली, इसलिए अपन ने बात की। कर्ण इंद्रिय, क्या कह रहे हैं, जीवित तीर्थंकर और मूर्ति में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर, पूज्यता में बिल्कुल अंतर नहीं है। बल्कि ऐसा आता है कि तीर्थंकरों से ज्यादा
लंबे समय तक ये प्रतिमाएं काम करती। तीर्थंकर इतने, जैसे महावीर स्वामी की आयु तो 72 वर्ष थी, लेकिन महावीर स्वामी की प्रतिमाएं आज भी 2-2 हजार साल पुरानी, आज भी भव्य जीवों को सम्यक दर्शन का निमित्त बनती। आप कह सकते हो कि भाई तीर्थंकर का तो साक्षात उपदेश होता है, प्रतिमा का उपदेश नहीं होता, वो चीज आप कह सकते हो बात, लेकिन अगर पूज्यता की करो तो पूज्यता में कोई अंतर नहीं है। आपने पूज्यता का प्रश्न पूछा ना, ये तो नहीं पूछा उपदेश और इस उपदेश वगैरह की बात करो तो थोड़ा अंतर यूं दिखता है कि इनका उपदेश नहीं होता, तो इनका उपदेश मौजूद है ना हमारे पास जिनवाणी के रूप में। आया समझ? तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना प्रतिमा प्रतिमा में अंतर, या यहाँ के भगवान और वहां के भगवान, ऐसी बातें बिल्कुल पागलपन की बातें हैं। 5वें पेज पे है। शुरू में ही 5वें पेज पर। पुनः त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, हम्म मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, हम्म जिनके दर्शनादि से हम्म एक धर्मोपदेश के बिना हम्म, अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादि से होती है, वैसे ही होती है। उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। 5वें पेज का आखिरी लाइन और 6ठे पेज की पहली लाइन। देखो शुरू में ही पढ़ा ना अपन ने पहले ही अधिकार में, एक धर्मोपदेश के बिना सारे काम वैसे ही सधते हैं जैसे असली तीर्थंकर से सधते हैं। एक सिर्फ धर्मोपदेश इनका नहीं होता है, बाकी तो सारा का सारा काम वैसे। अपने हित की सिद्धि होती है। शाइक सम्यक तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली के पाद मूल में, हाँ तो उसमें कहाँ दिक्कत है। सम्यक दर्शन की तो कोई मना नहीं है ना, शाइक सम्यक दर्शन तो आगे हो जाए। देखो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसको क्षाइक तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। क्या कह रहे हैं? समो शरण में अष्ट द्रव्य से पूजन होता है या केवल उपदेश श्रवण? होती है ना, पूजा भी होती है, लोग बाग पूजा भी करते हैं, जाते हैं वो, लेकिन पहले ही सब पुजारी लोग सब पीछे ही रह जाते हैं। 8वीं पृथ्वी में तो जाकर के वहां जिनेंद्र भगवान का दिव्य उपदेश ही सुना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि भाई, वहां भी नमस्कार आदि करके तो बैठते हैं। तो वहां पर भी पुद्गल को ही तो देख रहे हो, हाँ और ये भी यहाँ आता पर है। प्रतिमा भी पुद्गल, और वहां पर उनकी देह को ही तो देख रहे हो। वहां क्या देखा, वहां आत्मा थोड़ा दिखी, भगवान का आत्मा तो नहीं देखा ना वहां पे, देखा तो पुद्गल को ही, शरीर को ही। ये भी पता है। यहाँ पे, गुरुदेव को हाँ यहाँ पे भी वही, तो सिर्फ एक उपदेश वाला अंतर है। और क्षाइक सम्यक की बात है तो उसमें भी कोई विशेष बात नहीं, क्षाइक सम्यक तो हो जाएगा, सम्यक दर्शन तो हो, तो सम्यक दर्शन तो यहाँ पे अनंत देव की प्रतिमा के सामने भी हो जाता उसमें परमात्म प्रकाश में इसमें कितनी है। बार हाँ समुसरण में होया है, वहां पे हीरे मोती से इनसे पूजा नहीं पूजा की। कर, यार भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र उसमें है बड़े समाधि मरण में। हम्म समो शरण में देखो जिन गुण भीन। हम्म और फिर भी क्या लिखा उन्होंने कि एक तो जिनराज नहीं मिले, वो धर्मदास जी की धर्मदास रत्न। जी सम्यक ज्ञान दीपिका में, एक तो जिनराज नहीं मिले, जबकि अपन तो सोचते जिनराज कहाँ से नहीं मिले, हमें तो मिल गए, समोसरण भी हुआ है कि अरे भैया स्वरूप नहीं समझा ना, तो वास्तव में मिलना नहीं मिलना सब बराबर हो। एक तो जिनराज नहीं मिले और दूसरा सम्यक दर्शन नहीं, जिनराज जो बताते हैं उसके आधार पर सम्यक दर्शन नहीं। ठीक है खैर, तो वापस विषय पर आते हैं। ये तो क्षेत्र, जितने अपने क्षेत्र का विषय हो, है ना, कर्ण इंद्रिय का कितना, 12 योजन, कर्ण इंद्रिय में अंतर, शुरू की 3 इंद्रियां तो 9 9 योजन की, मतलब उत्कृष्ट क्षेत्र, कर्ण इंद्रिय का 12 योजन, 12 योजन दूर का सुन लेते हैं। बोलो 12 योजन दूर का, भरत जी ने सुन लिया था ना, वो 12 योजन लंबी उनकी सेना थी, मतलब सेना का पड़ाव 12 योजन तक फैला हुआ था, और वो बिल्कुल आखिर में दो सैनिक आपस में बातें कर रहे थे, इन्होंने सुन ली वो बात, भरत जी ने। क्या कह रहे युद्ध तो हम लड़ते हैं, जिताते तो हम हैं, और नाम इनका होता है, इसमें क्या है, और ऐसा वैसा जो भी बात कर रहे होंगे पीठ पीछे की बातें, शक्ति के बारे शक्ति के बारे में, इनमें कोई शक्ति वक्ति नहीं। तो फिर उन्होंने में
उन्होंने फिर अगले दिन वो प्रयोग करने के लिए बुलाया, या उंगली से जंजीर को बांधा। ये उंगली सीधी नहीं हो रही, बस उंगली उंगली को यूं टेढ़ा करके रख लिया, चपटी उंगली, अब सबने करी कोशिश। और ये सीधी नहीं हो रही, सुबह अकड़ गई है, तो रात भर में अकड़ गई है, इसको सीधी करो। तो बुलाया सैनिकों को, तो सबने जोर लगाया, ऐसे नहीं हो रही सीधी, नहीं हो रही सीधी, नहीं हो रही है। दो चार जनों ने मिलकर लगाया, नहीं हो रही, कि जंजीर बांधो इस पर। और जंजीर बांध के पूरी सेना खींचने लग गई, चपटी उंगली, पूरी सेना खींच रही, लेकिन सीधी नहीं हुई। बोलो। फिर उन्होंने ऐसे किया, और सारे के सारे गिर पड़े। ऐसा समझ, जरा सा झटका दिया तो सब गिर पड़े। तब फिर वो उन दोनों को अपने आप समझ में आ गई। चरण पकड़ लिया। हाँ, क्षमा मांगने लग गए पास में आकर के, कह रहे हम हमसे गलती हो गई, और हम तो ऐसा समझ रहे थे, ऐसी बात। समझ गए तो ये सुन ली इन्होंने। देखो, तो ऐसा है। तो ठीक है, अब मति ज्ञान इतनी दूर तक का भी जान लेता है। जान लेता है मतलब जिसकी सामर्थ्य हो वो। अब इसमें खास बात, अपने जितना क्षेत्र का विषय हो, तितने क्षेत्र विषय, उन क्षेत्र में सबको नहीं जानेगा, जो वर्तमान, ये दूसरी विशेषता, वर्तमान होना चाहिए वो विषय। मति ज्ञान आगे पीछे के विषय को नहीं जान। समझ में ही बात। अभी आप समझ लो, जहां पे भी बैठे हो, या जो भी जगह है, उसको आप अभी वर्तमान को तो आंखों से देख रहे हो, वर्तमान में जो सामने पड़ा है उसको आंखों से देख, है ना। लेकिन कल क्या था वहां पर, या कल उस वस्तु का क्या परिणाम था, वो नहीं देख सकते। आया समझ में। जिस जगह आप रहते हो, आपने जब वो मकान खरीदा, उसके पहले वहां क्या था, ये आप अभी नहीं देख सकते। अरे उसके पहले की छोड़ो, 1 घंटे पहले का नहीं देख सकते आप, और बाद में क्या होगा और बाद में क्या होगा वो भी नहीं देख सकते। ये मति ज्ञान की ऐसी समझ लीजिए क्या कहें, कमजोरी है। स्मृति अलग चीज है ना, स्मृति अलग चीज है। हालांकि स्मृति मति ज्ञान का ही भेद है, लेकिन क्या वो वैसा जानना होता, वैसा जानना तो नहीं होता। तो मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान अपने क्षेत्र में ही जानता है, और अपने क्षेत्र में भी वर्तमान, वर्तमान विषय को ही जानता है। अब वर्तमान का एक आशय, आप जैसे स्मृति की बात आई, तो उसमें यूं लगा सकते हो कि उस समय वो जाना हुआ होना चाहिए मति ज्ञान के द्वारा, है ना। स्मृति भी तो उसी को जानेगी जो पहले जाना, तो पहले जाना वो उसका वर्तमान था। तो जो इसके द्वारा प्रवर्तित हुआ हो, मतलब इस मति ज्ञान की प्रवृत्ति जिसमें हुई हो, उसी की स्मृति बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी। हाँ, मन द्वारा में आएगा वो, मन में आएगा वो। सही बात है। अभी तो अपन इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जो स्मृति है वो मति ज्ञान, वो मन का भेद हो जाए। और यहाँ पे भी बात कर रहे हैं अपन पांचों इंद्रियों की। तो पांचों इंद्रियां तो पिछले विषय को भी नहीं जानती। समझ में ही बात। आपने शाम को जो भोजन किया अथवा नहीं किया, तो सुबह किया, तो सुबह जो भोजन किया था उसका स्वाद आप अभी नहीं ले सकते, उसको अभी नहीं चख सकते। स्मृति हो सकती है, स्मृति मन का विषय, लेकिन जीवान कब काम करेगी, कि जीवान तो वर्तमान को ही, उसी को चखेगी, स्पर्शन वर्तमान वाले को ही जाने। आया समझ में। तो अपने क्षेत्र में, दूसरी बात वर्तमान, तीसरी बात स्थूल, अपने जानने योग्य। वैसे दो अलग अलग विशेषण है, तो एक विशेषण तो स्थूल, क्यों, इस सूक्ष्म विषय इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, सूक्ष्म विषय इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। एक में आ गए स्थूल अपने जानने वो तो सारे एक ही हैं तो, लेकिन स्थूल, है ना, सूक्ष्म को नहीं पकड़ सकता। परमाणु को कोई भी इंद्रिय नहीं पकड़ सकती। परमाणु छोड़ो, जो छोटे स्कंद हो, छोटे स्कंदों को भी अपन नहीं पकड़ सकते। अरे वो कोरोना का वायरस पकड़ में आता था क्या, उसका फोटो वोटो तो बना दिया ऐसा। फोटो कैसे बनाया? वो तो बना दिया कुछ भी किसी, लेकिन वो आता था क्या पकड़ में, नहीं आता था। इतना सूक्ष्म पकड़ में आता होता, दिखता होता इंद्रियों के द्वारा, तो सभी नहीं बच जाते क्या।
जिसके प्रवेश कर गया उसको खुद को ही नहीं पता कि मुझ में कोरोना का वायरस है। हाँ, माइक्रोस्कोप में जैसा दिखा होगा वैसा बना दिया होगा, उसमें क्या, या नहीं भी दिखा हो। देखो, तो एक तो कि अपने क्षेत्र का, दूसरा वर्तमान, तीसरा स्थूल, चौथा अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध। ये सारी विशेषताएं पुद्गल स्कंध की हैं, क्योंकि इंद्रियां पुद्गल के अलावा अन्य किसी द्रव्य को पकड़ती ही नहीं है। इंद्रियों का काम सिर्फ और सिर्फ पुद्गल स्कंध को जानने का है। वो भी कैसा स्कंध? सूक्ष्म स्कंध नहीं, स्थूल स्कंध। और वो भी कैसा कि जो वर्तमान हो, और वो भी कैसा कि अपने क्षेत्र वाला, कि वर्तमान तो है लेकिन मेरे क्षेत्र से बाहर है, तो नहीं पकड़ेगा। ये सारे के सारे विशेषण है ना उस पुद्गल स्कंध के। और उसमें एक और चीज, अपने जानने योग्य। न्याय में एक विषय आता है कि आंखों में अंजन वगैरह कितना ही लगा लो या कितनी उसकी नेत्र ज्योति बढ़ा लो, जानेगी तो रूप कोई, चख थोड़ा लेगी। समझ में ही बात? आंखें रसगुल्ले को देख सकती हैं, रसगुल्ले को चख नहीं सकती। तो अपने योग्य, ये न्याय की तरफ से लिया इन्होंने। कोई भी इंद्रिय अपने योग्य विषय को ही जाने। स्पर्शन सिर्फ और सिर्फ स्पर्श का ही ज्ञान करा सकती है, वो आपको रस का ज्ञान नहीं कर सकती। हाँ, नियत है, सबके नियत विषय, पांचों इंद्रियों के विषय नियत है। समझो, स्पर्श स्पर्श का, रसना रस का, ग्रहण गंध का, चक्षु वर्ण का, और कर्ण शब्द का। ऐसा देखो, इनका ज्ञान ये सब करता है। तो यार इतनी इतनी तो कंडीशन लग गई। वो इंद्रियां कैसी हैं? इंद्रियों के द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान, स्थूल, अपने जानने योग्य, कौन? उद्गल स्कंध। 28 क्या, 28 के विषय, 27 होता है। 27-27 नहीं होते, वो 20 ही होते हैं। विषय की जो बात चलती है 20 ही है ना। 8 तो स्पर्श, 2 गंध, और 5-5 रस और वर्ण। ये शब्द कहाँ गए? ये शब्दों की व्याख्या है बाद वालों ने कर दी 7 की। सारे गामा पाधा नी, ऐसे होते हैं क्या शब्द? तो उसका तो असंख्य बना है। वो किस में गए? शब्द असल में गुण नहीं है। हम लोग सोचते थे ऐसे कि स्पर्श रस गंध वर्ण बोलते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द क्यों नहीं बोलते पुद्गल की परिभाषा में, कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द पाए जाएं, ऐसा क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि शब्द हर एक पुद्गल में नहीं होता। शब्द पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। ये पंचास्तिकाय संग्रह में पढ़ने को मिला था। 2-3 साल तक वो शंका दिमाग में रहती थी। फिर क्रम से क्या हुआ, हम जब पढ़ते थे तब पंचास्तिकाय संग्रह पर बड़े दादा ने व्याख्यान चालू किए, तो वो विषय वहां पे निकल के आया। ये शब्द जो है वो असल में पुद्गल का गुण नहीं है, जबकि स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है। और शब्द क्या है? शब्द पर्याय है। शब्द हमेशा नहीं रहता। पुद्गल परमाणु में कोई शब्द नहीं मिलेगा। जब दो बड़े स्कंध जब आपस में टकराए, जब आपस में स्पर्श हुआ, तो स्पर्श होने पर वो पर्याय पैदा होती है, आवाज। आया समझ में? अकेले पड़े पड़े पुद्गल में, अरे बड़े बड़े स्कंधों में जब तक टकराहट नहीं हो तब तक आवाज नहीं करती। या आपके घर की दीवारें क्या बोलती हैं क्या? या आप जहां बैठे हो जो कुछ भी है, रात भर ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता, कुछ आवाज नहीं? क्यों? अगर आवाज होती तो दिन भर ही आवाज आती। वो गुण नहीं है उसका, वो पर्याय है, ऐसा और समझ। वहां पे वो जरूरी वो शब्द वर्णना भाषा वर्णना हो। हाँ, ये भी खैर वो तो सभी जगह है। पानी के अंदर आप मुंह हाथ कितने ही मिलाओ बजाओ, आवाज ही नहीं आई। हाँ, वो अलग अलग है। वहां पे भी आवाज तो होती है, पानी में भी पानी की आवाजें भी पकड़ी जाती है ना। वो अपने कान की हाँ, क्षमता नहीं है इसमें। ताली जैसे बाहर हाँ, आवाज आती वैसे आप लाइट वैसी नहीं आएगी, वहां पे आवाज अलग ढंग की होगी। तालाब में नदी में। सही है। बोलो। ये मति ज्ञान की जितनी भी सामर्थ्य बताई जा रही है, मति स्मृति जो भी है,
तो ये सब तो मेरे खुद के ज्ञान की तो सामर्थ्य हुई ना। मति ज्ञान तो ऐसे हाँ ही वेद से बोल रहे हैं, तो मतलब मेरे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ। हाँ, जितना लिमिटेड बता रखा है ना उतना लिमिटेड जान सकता हूँ। सब कुछ जान सकता हूँ वो तो सामर्थ्य है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं है। अभिव्यक्ति तो मति ज्ञान रूपी। ये कमजोरी दिखा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं दिखा रहे, है ना, कि हमारा ज्ञान कितना पराधीन है, हम में कितनी, हमारे ज्ञान में कितनी कमजोरी है। ये यहाँ समझने की बात है ना, अपने मति ज्ञान की बात है। तो मति ज्ञान की इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवृत्ति होती है। अभी मन की नहीं देखी अपन, अभी सिर्फ इंद्रियों की देखी। इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान जब प्रवर्तता है तो उसमें ये शर्तें लागू होती कि वो इसके क्षेत्र विषय, उसके क्षेत्र का विषय होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, स्थूल होना चाहिए, और खुद के जानने योग्य होना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त तो यही है, समझ में। बिल्कुल नजदीक ही क्यों ना हो आंख के वो रसगुल्ला, लेकिन वो स्वाद नहीं ले सकता, है समझ में। वो जीबान पे रखा जाएगा, वो जीबान ही स्वाद लेगी। जीबान देखेगी, जीबान ये नहीं बताएगी कौन से रंग का है ना, लेकिन वो स्वाद का काम जीबान करेगी, वो नेत्र नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी खुशबू तो ले सकती ना। नाक लेगी, वो जीबान थोड़ा लेगी। खुशबू बदबू कौन लेगी? नाक लेगी। देखो, तो तीन विषय भी। अब इसमें भी एक और विशेष बात, इनमें भी अभी मतलब शर्तें पूरी नहीं हुई। मति ज्ञान की पराधीनता तो देखो और कमजोरी देखो आप। उनमें भी जुदे जुदे इंद्रिय नहीं करी, जुदे जुदे काल विषय, कोई स्कंद के स्पर्श आदि का जानना हो है। ये क्या बात है? चक्कर ये है कि उपयोग, उपयोग हर समय हर जगह नहीं रहता, है ना। पांचों दरवाजे तो हैं हमारे पास, लेकिन निकलूंगा तो मैं एक ही दरवाजे से ना। या पांच खिड़कियां हैं कमरे में, तो एक टाइम पे तो एक ही खिड़की से देखूंगा ना। तो इतनी इंद्रियां भी सब है, विषय भी क्षेत्र का है, और वो सारी बातें हैं, लेकिन तो भी तीन विषय भी जुदे जुदे इंद्रिय नहीं करी, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा जुदे जुदे काल विषय, कोई स्कंद के स्पर्श आदि का जानना। अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्रिय द्वारा अलग अलग विषय का उसका जानना होता है, वो भी किसी किसी स्कंद का ही होता है। किसका होता है? उसके लिए सीधी सी परिभाषा दी आचार्य देव ने, योग्यता। जिसे जानने की इसकी योग्यता होगी उसी को जानेगा। ये सब शर्तें एक तरफ और योग्यता एक तरफ। वहां पे न्याय ग्रंथ में ऐसा पूछा गया कि साहब अन्य मत में तो ऐसी व्यवस्था है कि वो पदार्थ ही ज्ञान का कारण है, तो जो पदार्थ है उससे वो ज्ञान हो जाएगा ना। तो हम यूं समझ जाएंगे कि इसको जाना, तो ये वस्तु यहाँ पर है इसलिए इसको जाना। अब आप तो ये कहते हो, आप मतलब जैन, कि जैन लोग तो ये कहते हैं कि पदार्थ और आलोक, अनार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात्तमो। तो अर्थ और आलोक, यानी कि प्रकाश और पदार्थ, ये दोनों के दोनों ज्ञान के कारण नहीं है। जैन लोग ऐसा कहते हैं। तो फिर इसका नियम क्या रहा कि किस समय किसको जानेगा और किसको नहीं जानेगा? तो आचार्य देव ने वहां पे ये नियम बताया, क्या? योग्यता, और योग्यता की परिभाषा क्या दी? स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। कि ये योग्यता ही प्रतिनियत पदार्थ की व्यवस्था करती है। प्रतिनियत माने उससे बंधे हुए पदार्थ की, कि इस समय इस वस्तु को जाने। बोलो, आज ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति आपको जाननी थी, ये नक्की था। क्यों? कि इस समय आपके इस विषय संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम था। उसका नाम है योग्यता। और वो योग्यता निर्धारित करती है किस समय ज्ञान किसको जानने का। वस्तु सामने हो चाहे नहीं, तो पदार्थ से ज्ञान मानने वाले तो एक झटके में फेल हो जाते। क्यों? कि स्मृति वगैरह के समय वो वस्तु होना जरूरी नहीं, सामने होना जरूरी नहीं। आया समझ? उदाहरण है तो सही, पिहिते कारागारे तमसि च सूचि मुखाग्र दुर्भेद्ये मयि च निमीलित नयन तथापि कांताननम व्यक्तम। कारागार में, उस काल कोठरी में बंद है यार, वो बिल्कुल ऐसा घना अंधेरा है, बरसों का अंधेरा, कभी रोशनी नहीं हुई जहां पर।
रोशनी करने में भी समय लगेगा बहुत। ऐसे उस घने अंधकार में, उस कारागार में मैं बैठा हूं और मैंने मेरी आंखें भी बंद कर रखी। मयि च निमीलित नहीं, तथापि कांताननम व्यक्तम। तो भी वो जो पत्नी है, मेरी पत्नी का चेहरा मुझे स्पष्ट नजर आता, ऐसा उसके अंदर उदाहरण दिया। अब मान लो पत्नी मर गई हो तो तब भी स्मृति में आता है कि नहीं आता? तो फिर क्या हुआ पदार्थ से ज्ञान का? अगर पदार्थ से ज्ञान होता तो पदार्थ तो समाप्त हो गया, उसका ज्ञान कैसे हो रहा है? पदार्थ तो समाप्त हो गया, उसका ज्ञान कैसे हो रहा है? बहुत समस्या है उसमें, है ना? तो वो पदार्थ और प्रकाश दोनों ज्ञान के कारण नहीं है, ज्ञान का एकमात्र कारण योग्यता है। तो ऐसा आया समझ में ये? उनमें भी जुदे जुदे इंद्रियों से जुदे जुदे काल में कोई स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता सब अलग अलग इंद्रिय है। हाँ स्पर्शन द्वारा स्पर्श का ही होगा। हाँ क्या? और वो भी जिस समय स्पर्श का हो रहा वही वाली बात लगेगी, उस समय घ्राण का नहीं होगा, घ्राण का हो रहा उस समय चक्षु का नहीं होगा। ये उपयोग की बारीकी है। जिस समय, जैसे बहुत से कहते हैं ना, हम तो टीवी देखते देखते खाना खाते। हम्म। जिस समय उपयोग देखने में जा रहा है उस समय आपका उपयोग स्वाद पे नहीं जा रहा कर्ण इंद्रिय का विषय जिस समय है उस समय आपका जीवन का है। है। अभी आप मुझे देख भी रहे और सुन भी रहे, है ना? अगर बारीकी में जाकर के देखोगे तो जिस समय आपका उपयोग देखने में गया उस समय सुनने में नहीं जाए। वो इतनी जल्दी हाँ, पलटता, वो कौवे का उदाहरण दिया ना। आगे आएगा, इसी में आएगा, है ना? कौवे की पुतली का उदाहरण आएगा इसमें। ये का ये विषय आ रहा है विषय। किस पे था वो? मेरे ख्याल ये से 36 पे, 36 पे आ आएगा। रहा। हाँ 36 पे आ जाएगा कौवे की एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में हाँ, ज्ञान अथवा दर्शन का परिणाम जानना। ये इसके लिए नोट करा था पहले। 36 पे 36, 88, 343, ये 3 पेज है जहाँ पे टोडरमल जी ने ज्ञान की बारीकी दी। ये इसी लाइन का है डिटेल, इसका 34 की इस लाइन की डिटेल है। हाँ, इस लाइन की डिटेल आगे करी ना, शुरू में जो छोटे दिए उसको उसी को और विस्तार विस्तृत किया। करके समझाया पूरे इसमें मोक्ष मार्ग प्रसाद। तो कहने का अर्थ ये है, मतलब अपने को लगता है कि हम देख और सुन एक साथ रहे। फिल्म देखते हैं ना, अब फिल्म देख रहे हैं तो देखो, देख भी रहे और सुन भी रहे। भैया जिस समय तू दृश्य देख रहा है, अब वो ज्ञान की ऐसी बारीकी है, इतनी तेजी से पलटता है उपयोग, इतनी तेजी से एक विषय से दूसरे विषय पे जाता है तो हमको पकड़ में नहीं आता। अरे हमारा ज्ञान खुद इतना कमजोर है कि वो ज्ञान, खुद ज्ञान की प्रवृत्ति को असंख्य समय बीत जाए तब पकड़ पाता। उपयोग असंख्य समय किसी विषय पर ठहरे तो वो उपयोग उसको पकड़ पाता है कि हाँ मैं इसको जान रहा। समझ में ही बात? और असंख्य समय के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, पलक झपकाने में असंख्य समय बीत जाता है। समझ में आ रहा है? ज्ञान की इतनी सूक्ष्मता है, उपयोग की ऐसी सूक्ष्मता है, तो ऐसी पड़ा नहीं है ना। तो क्या कहा है यहाँ कि ये तो इंद्रियों के द्वारा है ना, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग स्कंद के स्पर्श आदि का माने अपने अपने विषय का उसका जानना होता है। वो भी अलग अलग काल में, अलग अलग काल में होता पूरी इसकी डिटेल 36 है। हाँ, इस लाइन की डिटेल। इसी को अभी आगे 2 एक पेज बाद फिर देखेंगे अपन, ये पूरा डिटेल में आएगा। बोलिए। जैसे आंख से तो देख तो रहे हैं, लेकिन उपयोग सुनने में ज्यादा लग रहा है। ज्यादा कम नहीं लगता है, उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 2 काम एक साथ कर, 2 काम नहीं हो रहे, काम एक समय में एक ही हो तो कौन सा हो रहा है, ये कैसे सेट हो? रहा है। अरे बदल बदल के हो रहा है ना। कौन सा हो रहा है? बदल बदल के हो रहा है। वो अच्छा। कौवे की पुतली, आंख की पुतली जो है कौवे की, वो एक रहती है, वो इधर से उधर दौड़ती है। बोलो किस तरफ देख रहा 36 पेज पे यद्यपि परिणमन ये ना उपयोग में शीघ्रता बहुत है, है? हाँ, इससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना अथवा देखना होता है। एक साथ ही देख रहा जान रहा हूँ, ये जो अभी बात किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है।
संस्कार बल से उनका साधन है, जैसे कुएं के नेत्र में दो गोलक है, तो ये उदाहरण दिया। ये 36 नंबर पेज पर इसकी विशेष डिटेल, पूरी हाँ डिटेल, इस पे हाँ पूरी डिटेल आएगी। और इसके अलावा 343 पर दे रखा है, वो उसके अंदर है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। ये अभी अधूरा है, इसको अपन कल देखेंगे इस पैराग्राफ को। क्या ये इंद्रियों के द्वारा जानना कैसा हुआ, ये अभी अपन ने देखा। अब मन के द्वारा जानना कैसा होता है, इसकी भी बात आई, क्योंकि इंद्रिय और मन इन दोनों के माध्यम से ही प्रवर्तता होती है। तो इंद्रियां एक तरफ, मन एक तरफ। एक तरफ का मतलब कि मन की प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग। इंद्रियों का विषय जो अभी अपन ने देखा कि अपने क्षेत्र में जो एरिया में, अपने एरिया में, दूसरा वर्तमान हो, तीसरा स्थूल हो, और अपने जानने योग्य हो, ऐसा ऐसा पुद्गल स्कंध। मन में पुद्गल स्कंध की शर्त नहीं रहती, वर्तमान की शर्त नहीं रहती, क्षेत्र की शर्त नहीं रहती, बहुत सारी बातें आएंगी मन में। तो इंद्रियों से मति ज्ञान और मन से मति ज्ञान, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, उसकी चर्चा फिर आगे कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरेण्य इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।